गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं मानवाधिकार के बारे में। ये जो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, ये किस तरह से भारत में आया या वर्ल्ड के लेवल पे किस तरह से आया। देखो, मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दूंगा और आप अपने निजी जिंदगी से भी इसको जोड़ने की कोशिश करना कि क्या आप मानवाधिकार को कितना आत्मसात करते हो। तो मानवाधिकार को अगर तोड़ा जाए, फिर से वही हर एक शब्द को तोड़ने का प्रयास करो। मैं अपने बच्चों को अक्सर बताया करता था, मानव प्लस अधिकार मतलब मानव का अधिकार। अब एक सवाल पूछूं आपसे, मानव कौन है? तो निश्चित तौर पे आपको उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होगी। You can easily define what about human rights. लेकिन you have to understand this one that biologically जीव विज्ञान में we categorize different types या in one fits all size all approach। मतलब क्या बायोलॉजी के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें अन्य जानवर भी होते हैं जिसे हम मैमल कहते हैं। तो आप में मतलब ह्यूमन और एनिमल, जानवर, दोनों में क्या अंतर होता है, आपको यह समझने की आवश्यकता है। तो उनमें कुछ अंतर होता होगा। तो स्ट्रक्चर में अंतर होता है। ह्यूमन का स्ट्रक्चर अलग तरह का, एनिमल का स्ट्रक्चर अलग तरह का, पहला चीज। दूसरा, बिहेवियर, व्यवहार। जैसे मैंने अपने क्लासेस में कुछ बच्चे को देखा, व्यवहार इतना बड़ा अच्छा वाला, बहुत सुंदर वाला। अगर मेरी तबीयत खराब होती थी तो लोग, नहीं सर का तबीयत खराब है, ऐसे ऐसे ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो ह्यूमन में भाई बिहेवियर फिर अचानक चेंज हो जाता है। इस तरह की चीजें होती है। तो मैं दो बातें बोल रहा हूं, एक तो स्ट्रक्चर किसका, ह्यूमन का और एनिमल का। दूसरा व्यवहार, इसका व्यवहार और एनिमल का व्यवहार। तीसरी बात, कौन व्यक्ति कितना प्रतिष्ठित है और कितना सम्मान मिल रहा है या किसको विकसित माना गया है। तो संरचना के कारण ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर के कारण ही नहीं, बिहेवियर के कारण भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। मतलब आप में विवेक और बौद्धिकता है, और विवेक और बौद्धिकता के अभाव में एक जानवर में और जानवर के व्यवहार में किस तरह का अंतर होता है। आपके बौद्धिक विवेक में, जैसे कुछ लोगों ने ऐसा बौद्धिक विवेक का यूज किया कि कुछ लोगों के दिमागों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया, गुलाम बना लिया। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे लोग। ये हकीकत है। देखो, जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं, यही हकीकत है। और सामने वाले को तो, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो बिहेव। एक व्यक्ति जो अबोध है, छोटा बच्चा है, जिसका कोई अपहरण कर लेता है और अपहरण करने के बाद, या अपहरण करने से पहले, बाद नहीं, पहले रेप करता है, बलात्कार करता है, छोटी बच्ची है, बलात्कार करता है और काट के, सुबह में काट करके उसके फॉसाइल्स को, अवशेष को अपने घर में ही दफन कर देता है। निश्चित तौर पे मैं कौन सी घटना की बात कर रहा हूं, निठारी केस की बात कर रहा हूं। तो आपसे सवाल यह मैं पूछ रहा हूं, इस तरह के व्यक्ति को मानव कहा जाए क्या? अब यहीं पर एक बात डिकोड करता हूं कुछ अपने अनुभव से। कुछ बच्चे ऐसे जो पूरे के पूरे क्लास के बच्चे को ही, दिमाग को ही बदल दिया। क्लास के बच्चे से ही, मतलब ऐसा कुछ किया कि क्लास के बच्चे को ही बाहर फेंक दिया और क्लास को बर्बाद कर दे। और ये हुआ है, बहुत सारी जगह ऐसा हुआ करता है। क्या ऐसे इंसान को मानव कहा जाए? क्या ऐसे इंसान को मानव कहा जाए जो बलात्कार करके, बोटी बोटी नोच के दफन कर दे? मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं? मानवाधिकार। देखो, ऐसे वगैरह में या आपके पास समझ होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से कोई आतंकवादी या अलगाववादी या नक्सलवादी जिस हैवानियत से किसी की भी हत्या कर देता है, अगर वो हैवानियत जानवरों के व्यवहार को भी पीछे छोड़ दे, एनिमल के बिहेवियर को भी पीछे छोड़ दे, तो क्या उसे इंसान की श्रेणी में रखोगे? अब कोई इंसान किसी को पढ़ने ही ना दे, मतलब कहे पढ़ने के लिए आप पढ़िए। अब कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा, ये पैदाइशी बकवास करते हैं। अरे भाई साहब, मतलब
बताओ कैसे शब्दों का प्रयोग, और ये सब मिल करके एक दूसरे को अच्छा अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरह का, और अच्छी अच्छी बातें करने से। देखो जब आप कोई रील्स देखते हो, पढ़ना है 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, जुनून आता है, जोश आता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ोगी, बट आफ्टर ऑल अल्टीमेटली व्हाट यू विल सी आफ्टर 2 days 3 days 4 days, ठंडा पड़ गया। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या ऐसी स्थिति में ऐसे इंसान को किस श्रेणी में रखना पसंद करोगे? ठीक इसका उल्टा, जिसे हम जानवर कहते हैं, क्या वो ह्यूमन राइट्स के पात्र हैं? 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक यूएसए का एग्जाम्पल दूंगा और एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल दूंगा। ब्रिटेन में एक मालिक था और उसका एक कुत्ता था, और मालिक ने कुत्ते को जंजीर से बांधकर तब तक पीटा, फिर से बोल रहा हूं, मालिक ने कुत्ते को जंजीर से बांधकर तब तक पीटा जब तक मर नहीं गया। और यह जो कुत्ता था इतना वफादार था कि एक बार पलट के जवाब नहीं दिया। समझिए वफादारी या ह्यूमन राइट्स। तो उस बंदे को कारावास हुआ मानवाधिकार का उल्लंघन के रूप में। इसके अलावा 7 वर्ष की भी सजा हुई। और यूएसए में क्या हुआ, एक पिंजरे में चिंपैंजी को बंद कर दिया गया बहुत दिनों तक, और उसने मानवाधिकार का उल्लंघन किया तो उसे दंडित किया गया। भारत की घटना बताओ। भारत में कुछ कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे आपके आसपास आवारा कुत्ते होंगे, ऐसे आवारा कुत्तों लोगों से बच के रहिएगा आप लोग, क्योंकि आपको आकर के काटेंगे। तो आप जानते हैं, आप अगर कुत्ते काटेंगे तो आपको सुई लेना पड़ेगा पेट के अंदर, बहुत डेंजरस होता है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मर्म को समझिए। ऐसे आवारे कुत्ते को जिंदा जला दिया गया और पुलिस कंपनी के द्वारा जलाया गया, तो इनको भी मानवाधिकार के आरोप में कुछ सजा हुआ। तो जो शब्द मानवाधिकार है, उसकी व्याख्या हो सकती है क्या, परिभाषा हो सकती है क्या? तो आपको दिखेगा ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हम किताबों में पढ़ते हैं 1215 से मैग्ना कार्टा आता है, आपने पढ़ा होगा। यूएसए में स्वतंत्रता संग्राम होता है, फ्रांस की क्रांति होती है, वैश्विक मानवाधिकार तक पहुंचने में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आने में बहुत समय लग गया। 1215 से बहुत समय लग गया। यूनिवर्सल मतलब पूरा वर्ल्ड जो है सो इस तरह की चीजों को अपनाए। और ये अपनाया कब गया? अब मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को देखो। हमें असल में हमें क्या, कहाँ जाना है? हमें जाना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हमें भारत के मानवाधिकार आयोग के बारे में जाना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार। ये आपको 1993 के आसपास दिखेगा, स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगा। लेकिन इसके पहले की पृष्ठभूमि आपको जानना होगा। और यूपीएससी जैसे मेरे पास जब कुछ बच्चे आते हैं तो शुरुआत में दिख जाता है चेहरा देख करके ये आदमी भयावह है, ये मतलब अजीब ढंग का, मतलब मन में भी लगता है कि नहीं गलत। अभी एक बच्ची आई एक अलग तरह की, मैंने पढ़ा, अभी एक बच्ची आई थी, तो पढ़ने के बाद मैंने समझा अब रखना नहीं रखना वो हमें डिसाइड करना है। तो 1215 से लेकर 1948 लग गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आने में। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, ये दौर किस समय का है? हमारे देश का संविधान बन रहा था, और जिस वक्त संविधान बन रहा था उस पर विश्लेषण हो रहा था। तो आपको लगता है भारत ने हस्ताक्षर किया होगा? तो निश्चित तौर पे 1948 में भारत ने भी हस्ताक्षर किया इसका। और हमारी भारत की प्रस्तावना क्या कहती है? रिपब्लिक, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर ऐसे शब्दों को शामिल किया गया। ये सब क्या है? सामाजिक न्याय क्या है, भाईचारा क्या है, बंधुत्व क्या है, स्वतंत्रता क्या है, गरिमा क्या है, ये सब मानवाधिकार के तत्व ही तो है। अब देखो प्रेम्बल से मैं जोड़ रहा हूं, मतलब गंदे लोगों से अपने आप को मत जोड़िए, घटिया लोगों से मत जोड़िए, 3 नंबर लोगों से मत जोड़िए। और आप ये बात नहीं समझ पा रहे, मैं एक घटना बताता हूं अपने। देखो मैं जिस जगह पे गांव में काम कर रहा हूं, इस जगह पे कुछ जगह पे ऐसे लोगों को देखा जो एक सीसी टाइप का, एक दवा टाइप का आता है, जो नशा टाइप का कोई चीज होता है, इसको प्रयोग करते हुए कुछ लोगों को मैंने देखा है। और इससे इतने छोटे से गांव में अगर इस तरह की चीजें होती हैं, यकीन मानो आप लोग जिस दिन बनना, जो ओरिजिनल एस्पायरेंट है, जो आईएएस बनेंगे, आप शहर से ज्यादा गांव की तरफ काम करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे गांव में कोई देखने के लिए नहीं आता है, चेकआउट करने नहीं आता, और इस पर विशेष बल भी नहीं दिया जाता है। और यही गांव से ही पनप के ये धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्रस्तावना अर्थात हमारे भारत देश का जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही जाती है, सर्वधर्म समभाव की जो बात कही जाती है,
फेडरलिटी की बात कही जाती है, यूनिटी की बात कही जाती है, पटेल का जो कॉन्सेप्ट है। हमारा देश तो एक ऐसा देश है जहां पत्थर को भी पूजा जाता है और पत्थर को पूज कर हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो मानवाधिकार से संबंधित अगर कोई प्रश्न उभर कर आता है तो निश्चित तौर पर विश्व का ध्यान आकृष्ट होता है भारत की तरफ। और 1970 से 80 के दशक में भारत विशेष तौर पर अपनी अंदरूनी समस्या से गुजर रहा था। कैसे? भारत के छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में या पंजाब का खालिस्तान वाला इलाका नक्सली प्रभाव से, आतंकवाद से ग्रसित था। J&K हो, चाहे मिजोरम का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, जो आज भी मौजूद आपको दिखता है यदा कदा, कहीं ना कहीं यदा कदा बहुत बड़े लेवल पर दिखता है। सशस्त्र बल कार्य कर रहे होते हैं जिनके माध्यम से अलगाववादी या उग्रवादी आतंकवादी संगठन को मार कर गिराने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसे में कुछ अच्छे लोगों की भी जान चली जाती है तो एमनेस्टी जैसी संस्था, यूएसए की या ब्रिटेन की, ये सब बात करना शुरू करते हैं, भारत की छवि बहुत खराब होना शुरू करता है। और ये लोग खराब किया, इन संगठनों ने भारत की छवि को खराब किया। और उसके बाद जब विश्व पटल पर भारत की छवि खराब हो रही होती है तो इंडिया टुक एग्रेसिव स्टेप। जैसे मेरे बच्चों ने कुछ बदमाशी किया तो मैंने एग्रेसिव स्टेप लिया। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैंने पहले क्योर करने की कोशिश की, नहीं बाद में गलती बड़ी ना हो जाए उससे पहले आप स्टेप ले लो। तो एग्रेसिव नीति मतलब आक्रामक नीति लिया। और पीवी नरसिम्हा की 100 की सरकार में भारत के ऊपर दबाव बना कि मानवाधिकार है क्या। विचार विमर्श शुरू हुआ, चर्चाएं शुरू हुई। अब याद कीजिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए कोई एक कन्वेंशन हुआ था, याद कीजिए। मेरे बच्चे बड़े फटाक से जवाब दे सकते थे, कल पता नहीं अब शायद दे पाए कि नहीं दे पाए। पॉज कीजिए, सोचिए। वियना कन्वेंशन कब? 1995, 94 या 98 या 2001, एक बार में आना चाहिए। 1993 वियना कन्वेंशन होता है। और इस सम्मेलन की खासियत क्या थी के संदर्भ में कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के पीएम बने तो 1999 में उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया में भारत एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जहां पर विपक्ष के नेता को यूनाइटेड नेशन में बोलने की बात कही गई। और यकीन मानो 1993 में जब अटल बिहारी वाजपेयी वियना कन्वेंशन में अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे तो भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने एक शब्द बोला ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानवीय प्रकृति। अब जैसे कुछ लोगों का प्रकृति था मेरे कोचिंग को बंद कराने का, सक्सेस नहीं हो पाए, ये था, ये हकीकत है। तो मानवीय प्रकृति से जुड़ा होगा, मतलब इस शब्द का इस्तेमाल किया। मानवाधिकार सभी का नहीं होता, जिनमें मानवता के तत्व होते हैं। अब ऐसे बच्चे जो आपको गलत दिशा में लेके चले जाए, क्या उनके पास मानवाधिकार के तत्व है, ह्यूमन का तत्व है? और आपको पता नहीं चलता है, आज आगे जाके पता चलेगा। एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। तो 1993 में वियना कन्वेंशन में वैश्विक मानव सम्मेलन हुआ और भारत के प्रयासों से माना जाता है कि मानवाधिकार की परिभाषा का एक नया आयाम मिला। अब देखो, मानवीय प्रकृति मतलब मानवीय प्रकृति का मतलब क्या? जैसे मेरे कोचिंग को ही बंद कराने का प्रयास पहला। दूसरा, जो मानव अमानवीय व्यवहार करता है जानवर के साथ, जो मानव गलत तरीके से इनकाउंटर कर देता है, सही आदमी का भी इनकाउंटर कर देता है जो जिसने अपराध नहीं किया है। तो मानवाधिकार आतंकवाद का ही नहीं, अलगाववादी का ही नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है जिसकी प्रकृति अलग हो। जैसे सेना को भेजा गया अफस्पा के तहत, कहां? असम में या और भी 2-4 राज्यों में भेजा गया और उन्होंने कोई महिला के साथ रेप कर दिया। सुर्खियों में नहीं आता है, लेकिन देखते हो ना, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। तो ऐसे लोग मानव विहीन कहलाते हैं। तो मानवाधिकार का कोई सटीक परिभाषा देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मानवीय प्रकृति मानव की प्रकृति क्या है, इसको देख करके हम 1970-80 के दशक के बाद से, 90 के 93 के बाद से, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद से हमने मानवाधिकार को समझने का प्रयास किया। यह दायरा बहुत बड़ा है। भारत के बारे में एक बात बताओ, कहा जाता है कि बाहरी लोगों से बचिए,
बाहरी लोगों को समझाना आसान है, लेकिन घर के लोगों को, जैसे मुझे अपने बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया और वो समझे भी नहीं, लेकिन बाहरी लोग समझ जाते हैं। जैसे मधुबनी के, दरभंगा के, वहां के बच्चे आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन गांव के लोग, अपने आसपास के लोग, वो नहीं समझ रहे हैं। तो भारत के बारे में कहा जाता है अंदरूनी लोगों को, अपने आसपास के पड़ोसी को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाहरी को समझाना बड़ा आसान है। एक बात बताता हूं, अगर किसी के घर में शादी हो तो अगर घर के लोगों को 2 दिन पहले पूछो, जैसे बुआ को, चाची को, नानी को, दादी को, अच्छा शादी से 2 दिन पहले पूछा है हमसे, अच्छा ठीक बताते हैं, लेकिन बाहरी लोग आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, आपके खुशी में शरीक होंगे, तो रूठे हुए लोग मिलेंगे। तो प्रश्न यह उठता है कि अपने देश के लोगों को भी समझाना आवश्यक था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीति की विजय हुई, लेकिन देश में यह आवश्यकता थी, स्पष्ट करना था कि मानवाधिकार के प्रति भारत अपने आप को एक शाश्वत देश के रूप में प्रस्तुत करता है। देश के लोगों को मानव का यदि हनन होता है तो वह क्या हो, सतर्क हो और संवेदनशील हो। तो 2 शब्द निकल कर आया, सतर्कता व संवेदनशीलता को ही सिद्ध करने के लिए क्या लाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में। यहां से आयोग की शुरुआत होगी। अब देखो, मैंने ये पृष्ठभूमि बनाया, और ये कि एस्से वगैरह में या कहीं किसी जगह पर आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। देखो, बेसिक समझ होनी चाहिए, तभी आप यूपीएससी के वहां तक जा सकते हो। और 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आया और उम्मीद प्रारंभ हुई, जब कोई भी मानवाधिकार का हनन होता है तो यह आयोग क्या करता है, प्रहरी का काम करता है। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैंने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए प्रहरी का काम किया, लेकिन अब वो नहीं सही रास्ते पे जाए, देखो बार बार इस तरह की चीज़ों को जोड़ता हूं। देखो, चीज़ों को जोड़ो एकदम नॉर्मल आम धरातल की चीज़ों से, जो आपके जीवन में घटा है, तभी जाकर के एक अच्छा आंसर बनेगा। आप समझिए इस बात को। तो मैं तो ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा कि मानवाधिकार कब बना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट से बना, लेकिन एक बात बताऊंगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारा बना वो ऑर्डिनेंस से आया था, उसके बाद प्रारूप लिया था। 10 दिसंबर को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा स्टार्ट हुआ था, और प्रति वर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी ह्यूमन राइट्स को लेकर के आपके, देखो एक चीज़ बताऊं आपको कि नोट्स, सिलेबस, एनसीईआरटी, जितनी भी बुक्स हैं, सारा अवेलेबल है मार्केट में, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कौन किस तरह से इसका प्रयोग करता है, कौन कैसी दोस्ती रखता है, किस तरह से सीखता है, किस तरह से उसको आत्मसात करता है, और किस तरह से यूपीएससी तक जाने की। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, फिर से बोल रहा हूं कि अंडर 100 में एक भी हिंदी मीडियम का लड़का नहीं है या लड़की नहीं है। अगर अंडर 100 में एक भी हिंदी का मीडियम का लड़का लड़की एक दो है, शायद 1-2। अब अंडर 100 मतलब 100 में सारे के सारे इंग्लिश मीडियम। और हमारे पास, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बात करते हैं यस, अरे भाई साहब बहुत पढ़ना पड़ेगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो नहीं, चलो रहने दो। तो आज क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, मानव का अधिकार क्या होता है, मानव किसे कहते हैं, मानवीय किस तरह के चीज़ों को मानवाधिकार कहेंगे, तो मानवीय प्रकृति किस तरह का है, इसे मानवाधिकार कहेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।